वेलकम टू आगामी मीडिया। आगामी डिफेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने राफेल को क्यों चुना टाइफून की जगह पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइफून एक बहुत अच्छा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि YouTube पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस पहले से ही मौजूद हैं, तो हम उन टॉपिक पे बात नहीं करेंगे जो पहले से ही बहुत सी वीडियोस में अवेलेबल हैं। हम उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जो उन वीडियोस में अवेलेबल नहीं है, और मैं इस वीडियो को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करूँगा। तो टाइफून में जो रडार मौजूद है जिसका नाम कैप्टर है, वो इसको एक एज प्रोवाइड करती है एयर टू एयर कॉम्बैट्स में। पहले इसमें ग्राउंड अटैक की कैपेबिलिटीज़ नहीं थी ज़्यादा, लेकिन अब अपग्रेड के बाद उसमें ग्राउंड अटैक की कैपेबिलिटी भी आ गई है, लेकिन वो इतनी बेटर नहीं है जितनी राफेल की रडार है। लेकिन जो राफेल की रडार है वो उसे एक एज प्रोवाइड कराती है ग्राउंड अटैक के मामले में, क्योंकि राफेल की रडार में जो 3D मैपिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं वो इसको काफ़ी एज देती हैं, खाली यूरोफाइटर टाइफून से ही नहीं, बाकी मौजूद काफ़ी एयरक्राफ्ट से भी। इसकी जो रडार है काफ़ी एडवांस लेवल पे 3D मैपिंग करती है, और इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसी ही एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी जो ग्राउंड अटैक भी कर सके। तो बात कर लेते हैं एक और एडवांटेज की। जो राफेल है वो है 100% फ्रेंच, और जो टाइफून है उसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है, जिसमें इंक्लूड है जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके। तो अगर फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स को इसमें अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत पड़ती या फिर कोई वेपर इंटीग्रेट करना होता, तो उसके लिए इंडियन एयरफोर्स को परमिशन लेनी पड़ती जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके से, चार कंट्रियों से परमिशन लेनी पड़ती। जबकि अब अगर राफेल की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ फ्रांस से परमिशन लेनी होगी। तो कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जो यूरोफाइटर टाइफून है वो डसोल्ट राफेल से काफ़ी एक्सपेंसिव है। यूरोफाइटर टाइफून की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो $108 मिलियन के करीब है, वहीं डसोल्ट राफेल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो $84 मिलियन के करीब है। यही नहीं, टाइफून की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी राफेल से ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं, वी इंडियंस लव द क्वेश्चन कितना देती है। तो इट्स अ फनी फैक्ट, बट राफेल की जो माइलेज है वो यूरोफाइटर टाइफून से ज़्यादा है। इन शॉर्ट, राफेल जो है वो कम फ्यूल बर्न करता है यूरोफाइटर टाइफून से, तो इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो यूरोफाइटर टाइफून से बहुत कम है। तो राफेल को सेम कंपनी प्रोड्यूस करती है डसोल्ट, जो कि मिराज को भी प्रोड्यूस करती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स पहले से यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स ये बात आप पहले से जानते होंगे। पर राफेल जो है वो 100% एक नया प्रोडक्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं 1% या 0.5% जो है पार्ट शेयर करता है मिराज के, जो कि एक एडवांटेज बन जाती है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि वो पहले से ही मिराज को ऑपरेट करती है। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं, जैसे कि गाड़ी एक होंडा सिविक और होंडा सिटी में ले लेता हूँ, तो वो 100% एक दूसरे से अलग नहीं होती। वो कहीं ना कहीं 5%, 2% या 0.1% एक दूसरे से पार्ट शेयर करते हैं। जैसे कि हो सकता है इंजेक्टर्स का कोई पार्ट हो, या फ्यूज़ बॉक्स हो, या फिर LED लैम्प, या फिर एक बल्ब भी मान लीजिए आप। तो सेम केस में एयरक्राफ्ट भी हैं। जो राफेल है वो कहीं ना कहीं 0.5% या 1%, मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं जानता, मिराज की यूज़ करता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक एडवांटेज बन जाती है। तो यही सेम बात वेपनरी में भी इम्प्लीमेंट होती है कि जो वेपन्स हैं, राफेल के वेपन मिराज में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं, और मिराज के वेपन राफेल में यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल बन जाता है। तो यहीं पे अगर इंडियन एयरफोर्स टाइफून को परचेज़ करती तो उसके जो आर्मामेंट्स थे, उसके जो वेपन्स थे, वो शेयरेबल नहीं होते मिराज के साथ या फिर किसी और एयरक्राफ्ट के साथ। अब इसी की वजह से क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टाफ है, जो इंजीनियर्स की एक टीम होती है, उन्हें थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम से पहले से ही फेमिलियर होते हैं, जो कि एक नए एयरक्राफ्ट में आने वाले हैं। तो वो काफ़ी फेमिलियर होंगे कि किस जहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, कौन सा इक्विपमेंट्स कहाँ पर रहेगा। जब कोई नया एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया जाता है सर्विस में, तो उसके इकोसिस्टम को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक एग्जांपल दूंगा कि एक होंडा का मैकेनिक जानता होगा कि होंडा की गाड़ियों में किस हिसाब से काम करना है। तो होंडा का जो एक्सपर्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्ड की गाड़ी को भी उतना ही बढ़िया तरीके से ठीक कर पाएगा। तो इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ्स के लिए भी ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एडवांटेज देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राफेल जो है वो इंडियन MMRCA डील जो थी उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा फिट एयरक्राफ्ट था। ऐसा नहीं है कि Su-35 को और राफेल को कंपेयर किया गया कि कौन बेटर है। एक्चुअली एक रिक्वायरमेंट थी जिसके अकॉर्डिंगली राफेल सबसे ज़्यादा फिट बैठता था। वो ऑफ कोर्स आप सब जानते ही होंगे।
तो शॉर्ट में कवर करते हैं। एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स की नीड थी एक मीडियम वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की, जिसमें आते हैं आपके राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपन। और ये मीडियम वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में 2 इंजन होने भी ज़रूरी थे इंस्टेड ऑफ 1। बाकी जो मिग 35 है और सुखोई 35 है वो हैवी वेट में आ जाते हैं, और जो ग्रिपन है वो काफ़ी लाइट वेट में आ जाता है। तो 2 ही जो एयरक्राफ्ट हैं वो फाइनल स्टेज पे थे, यूरोफाइटर टाइफून और डसोल्ट राफेल, जिसमें से राफेल की स्पेसिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की नीडेड स्पेसिफिकेशन के सबसे ज़्यादा करीब थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने राफेल को टाइफून की जगह पर चुना। और जहाँ तक अब बात करें MMRCA 2.0 की, तो यहाँ पर भी राफेल के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स को स्पेक्स नीडेड हैं राफेल उनके काफ़ी क्लोजली मैच करता है, अगर ये MMRCA 2.0 कैंसिल नहीं होता है तो। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ये है कि इंडियन को एडिशनल 36 और 34 राफेल परचेज कर लेने चाहिए, और बाकी इंडिया को कंसंट्रेट करना चाहिए अपने तेजस मार्क 1A पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें सजेशंस दीजिए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक यू।